अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि वो कौन सी फोर मेजर मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स या एप्लीकेंट्स जब एमएससी या पीएचडी के स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं और वो जो एप्लीकेशन फिल करते हैं, जो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं, तो वो कौन सी फोर मेजर मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम फ़ौरन ऐसी एप्लीकेशन को या जो भी प्रोजेक्ट आता है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, हम उसको फर्दर प्रोसीड ही नहीं करते। समटाइम्स स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि उनकी सीवी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने बहुत अच्छा जीपीए लिया हुआ है अपनी बैचलर्स की डिग्री में या मास्टर्स की डिग्री में, या उन्होंने जो है वो उनका वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उन्होंने इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम किया है, एंड ऑल दीज थिंग्स विल कंट्रीब्यूट हैविली इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी और एमएससी डिग्री इन अब्रॉड, यूके, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जहाँ पे भी आप अप्लाई करें हैं। वेल, सम पार्ट ऑफ दिस थिंकिंग इज़ करेक्ट। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर कंट्रीब्यूट करती हैं योर प्रीवियस एकेडमिक करियर, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं, आपका वर्क वर्क एक्सपीरियंस काउंट करता है, आपने कितना काम किया है उस पर्टिकुलर फील्ड में जहाँ पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। हाउएवर, जब हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को असेस कर रहे होते हैं, वी हैव बीन गिवन अ चार्ज शीट जिसको हम लोग एक समरी कहते हैं कि यू हैव टू टिक दिस बॉक्सेस इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर अ स्कॉलरशिप पर्पस मेनली। जो दूसरी डिग्रीज होती हैं जैसे एमएससी टॉप प्रोग्राम या एमएससी बाय रिसर्च, जिसमें आपने खुद सेल्फ फंडिंग रूट के थ्रू आना होता है, तो उसमें इतना ज़्यादा बॉदर हम लोग नहीं करते। देखिए, जिसमें हम लोगों ने ऑफ कोर्स स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना होता है, वी हैव टू look into these things whether the student or the applicant is fulfilling those criterias or not। तो वो जो मेजर मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं और उनके जहन में भी नहीं होता कि ये हमारा एक क्राइटेरिया होता है उन प्रोजेक्ट्स को चेक करने का जो कि स्कॉलरशिप पे आते हैं। तो मैं आज उन सब मेजर मिस्टेक्स की बात कर रही हूँ ताकि जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें और आपके माइंड में ये हो कि हाउ सक्सेसफुल पर्सन यू आर एज अ स्टूडेंट, और जो आपने वर्क एक्सपीरियंस गेन किया है तो उसकी बेस के आपको मिल जाएगा एडमिशन। तो आपके लिए बाद में कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो, ताकि आप वो जो फोर कैटेगरीज मैं आपसे आज डिस्कस करने चाह रही हूँ आप उनको भी लुक आफ्टर करें, अपनी प्रोजेक्ट में, अपनी एप्लीकेशन में उनको इनकॉर्पोरेट करें, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है उसके एक्सेप्टेंस के चांसेस इंक्रीज हो जाएं। If you are new to my channel, then my name is Dr. Shmaila Iram. I am a senior lecturer in the UK University. I am teaching to both MSc and PhD students in the field of data analytics and artificial intelligence. तो चलिए जी बात कर लेते हैं उन फोर मेजर मिस्टेक्स की। The mistake number one: proposal does not align with the real world application or with the industrial needs। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो भी प्रपोजल हो, ये बात तो अब तक आपको पता चल गई होगी अगर आप, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग एन एप्लीकेशन फॉर एमएससी और पीएचडी स्कॉलरशिप, तो आपको पता होगा कि रिसर्च प्रपोजल इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैंडेटरी क्राइटेरिया जो कि आपको सबमिट करना होता है एज अ पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। तो रिसर्च प्रपोजल की मैं बात कर रही हूँ कि उसमें अगर आपका जो प्रोजेक्ट है या जो आपने प्रपोज किया है अपना प्रोजेक्ट, इफ़ डज नॉट, इफ़ दैट प्रोजेक्ट डज नॉट अलाइन विद द इंडस्ट्रियल नीड्स, तो आपको कोई भी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंडस्ट्रियल नीड्स से मेरी क्या मुराद है? You have to look into the latest ट्रेंड्स एंड द चैलेंजेस इन द इंडस्ट्रियल मार्केट। आपने ये देखना है कि कौन से रियल वर्ल्ड चैलेंजेस हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में जो है इस टाइम पे फोकस किया जा रहा है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। कौन सी ऐसी डोमेन है, कौन सा ऐसा नॉलेज है जिसका गैप है इंडस्ट्री के अंदर, जिसकी शॉर्टेज है या जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हुई हैं जॉब एडवर्टीज़मेंट की, जिसमें लोग अप्लाई कर रहे हैं, लोग एम्प्लॉयर्स जो हैं वो ढूंढ रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्किलफुल पर्सनस कि वो इस पर्टिकुलर डोमेन में नॉलेजेबल हों। वहाँ से आपको ये आइडिया लगाना आसान हो जाता है कि कौन सी ऐसी डीड्स हैं इंडस्ट्रीज़ की जहाँ पर इस टाइम गैप है, और एंड आई शुड बी फोकसिंग इन दोज पर्टिकुलर नीड्स। तो आप देखें कि आजकल अगर मैं आपको एक और टिप इसके साथ साथ देती चली, तो जो यूके, नॉट ओनली इन द यूके, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो वन ऑफ द मेन जो जिसे आप कह लें कि एक हाइप क्रिएट हुई हुई है कि हाउ वी कैन अप्लाई एडवांस्ड एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट, कि कैसे हम लोग जो अपनी एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उनको उनके अंदर एआई को किस तरह से, एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको किस तरह से इंटीग्रेट
इंटीग्रेट करें टू ऑटोमेट द प्रोसेसेस, टू मेक द प्रोसेसेस ईजियर फॉर द क्लाइंट्स, और टू मेक द आउटपुट ऑफ द प्रोसेसेस रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल फॉर द क्लाइंट्स। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डोमेन्स हैं जिसमें आजकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर एआई के ऊपर काम हो रहा है कि हम किस तरह से एडवांस एनालिटिक्स और एआई को इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं within the processes to increase the productivity, efficiency, effectiveness of the whole process। तो ये देखिए, अगर आपका एक प्रोजेक्ट ऐसी इंडस्ट्रियल नीड को फुलफिल कर रहा है या रियल वर्ल्ड जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस कर रहा है, और आप जो है उसके ऊपर पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हैं कि हाउ योर स्किल्स आर गोइंग टू एड्रेस दोस प्रॉब्लम्स, तो डेफिनेटली वो जो प्रपोजल होगा दैट विल क्विकली गेट एन अटेंशन फ्रॉम द एकेडमिक ट्यूटर्स। वो ऑफ कोर्स वो देखना चाहेंगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर डोमेन, तो वो देखना चाह रहे होंगे कि आपने क्या प्रपोज किया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उस चैलेंज के बारे में, आप उस चैलेंज को किस तरह से रिजॉल्व कर रहे हैं। और अगर को आपने बहुत अच्छा नॉवल कोई न्यू आइडिया जनरेट किया है, आपने प्रपोज किया है अपने रिसर्च प्रपोज में, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कॉल यू फॉर द इंटरव्यू टू इंक्वायर यू मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि आप इसमें काम क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह से करना चाह रहे हैं, उसकी आउटपुट किस तरह से आप जनरेट करेंगे। तो सबसे पहली बात जो फर्स्ट मेजर मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि आपने नहीं करनी, वो ये है कि योर प्रोजेक्ट शुड बी अलाइन विद द इंडस्ट्रियल नीड्स। तो ये मिस्टेक जो है वो आपने नहीं करनी, कि आपने डेफिनेटली अपना जो प्रोजेक्ट है उसको इंडस्ट्रियल नीड्स के साथ अलाइन करना है। अच्छा, सेकंड जो मेजर चैलेंज है या जो मेजर मिस्टेक है वो स्टूडेंट क्या करते हैं कि दे डू नॉट पर्टिकुलरली mention in their project or the proposal that how the output that you are generating as a part of the project, how that output is going to have an economic, social और environmental impact। देखिए, एक चीज़ होती है आउटपुट, फिर होता है आउटकम, और फिर होता है इम्पैक्ट। आउटपुट क्या होती है? दैट्स अ डायरेक्ट आउटपुट और डायरेक्ट आउट, जिसे आप कह सकते हैं कि रिजल्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एन आउटपुट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही हूँ इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर डाटा सेट, तो वो जो विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म इटसेल्फ है या डैशबोर्ड जो है या वो वेबसाइट जो है जो मैं क्रिएट कर रही हूँ, दैट्स कॉल्ड आउटपुट। अब इसका आउटकम क्या होगा? इसका आउटकम ये होगा कि दैट दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड, वेबसाइट और प्लेटफॉर्म विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्स डाटा सेट इन अ पर्टिकुलर डोमेन। वो एनर्जीज की डोमेन भी हो सकती है, हेल्थ साइंस की डोमेन भी हो सकती है, वो साइकोलॉजी की डोमेन भी हो सकती है, कोई भी डोमेन आप जिसकी भी बात कर लें, तो दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इज हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर डाटा सेट और द पर्टिकुलर चैलेंजेस दैट फॉर विच दैट प्लेटफॉर्म हैज़ बीन क्रिएटेड। उसको हम कहते हैं आउटकम है ये इसका। अब इम्पैक्ट क्या होता है? अब जो भी आपने आउटपुट या आउटकम जनरेट कर दिया है, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर प्रपोजल। वो इम्पैक्ट किस तरह से मेजर किया जाता है? वो इम्पैक्ट होता है इधर सोशल, कि सोशल में, सोशल इम्पैक्ट से मुराद है कि आप हाउ योर आउटपुट इज गोइंग टू चेंज द लाइव्स ऑफ द पीपल और मेकिंग लाइफ ऑफ द पीपल ईजियर। ठीक है, लोकल कम्युनिटीज़ जिस तरह से हम कह सकते हैं कि किस तरह से उसे बेनिफिट जो है वो गेन कर सकती हैं आपकी प्रोजेक्ट की आउटपुट से, हॉस्पिटल्स किस तरह से प्रोजेक्ट से बेनिफिट गेन कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं फॉर इंस्टेंस वो किस तरह से जो है वो उससे बेनिफिट गेन कर सकते हैं। तो वो आपका सोशल इम्पैक्ट होता है आपकी किसी प्रोजेक्ट का, तो वो डेफिनेटली आपकी जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। अगर सोशल नहीं है तो हो सकता है इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हो। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट से मुराद ये होती है कि इंडस्ट्रीज उसको किस तरह से यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, आप गवर्नमेंट आपके प्रोजेक्ट को किस तरह से यूज़ करके इनकम जनरेट कर सकती है। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो आउटपुट है दैट इज़ गोइंग टू बी ट्रांसलेटेड इनटू सम काइंड ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, वो इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है। अगर ये दोनों इम्पैक्ट नहीं भी हैं तो थर्ड इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि आपको पता है कि नेट ज़ीरो मिशन जो है वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट टारगेट्स ऑफ ऑल द बिग गवर्नमेंट्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, के मतलब अपने नेट ज़ीरो किस तरह से अचीव करना है, कार्बन फुटप्रिंट को किस तरह से रिड्यूस करना है हम लोगों ने, दैट्स अ बिगेस्ट थिंग। और उसको इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, तो हो सकता है कि जो भी आप प्रपोजल जो है वो प्रेजेंट कर रहे हो दैट हैज़ अ ह्यूज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। आप कार्बन
रिड्यूस करें। फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसमें कम एनर्जी यूज़ होगी लेकिन ज़्यादा आउटपुट होगी, तो इसका मतलब है कि उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ज़्यादा होगा कि आप एनर्जी कम यूज़ कर रहे हैं, आप ज़्यादा आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर रहे हैं विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आप देखें कि इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट इन तीनों इम्पैक्ट्स को जो है वो स्लाइटली टच कर रहा हो, और हो सकता है आपको प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर इम्पैक्ट को जो है वो ज़्यादा फोकस कर रहा हो। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि देयर शुड बी एन इम्पैक्ट इन योर रिसर्च। तो मोस्टली जो प्रोजेक्ट हम लोग डिक्लाइन कर देते हैं, we decline it because there is no visible social, economical and environmental impact or environmental impact in the प्रोजेक्ट। तो आपने इसको मिस नहीं करना। तो ये वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं, वो इसका एक सेपरेट जो सेक्शन जो है वो इंक्लूड नहीं करते। ये मेजर मिस्टेक आपने नहीं करनी इन ऑर्डर टू गेट योर प्रपोजल भी सक्सेसफुल। अच्छा, थर्ड मेजर मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट्स अपना जो प्रपोजल है एक ऐसे सुपरवाइजर को भेज देते हैं who do not have any expertise in that particular knowledge or in that particular domain. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली मेरे पास एक प्रपोजल आया जिसमें स्टूडेंट ने मेंशन किया था हाउ टू यूज़ मशीन लर्निंग बट इन द साइबर डोमेन, साइबर सिक्योरिटी डोमेन। अब साइबर सिक्योरिटी तो मेरी डोमेन है ही नहीं, तो आई क्विकली डिक्लाइन दैट प्रपोजल, और मैंने वैसे उसको अपने किसी एक और कोलीग को भी सेंड कर दिया। तो ये एक बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है। मैं आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स डू नॉट बॉदर टू सेंड टू द राइट पीपल। डू योर रिसर्च कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, आप अपना प्रपोजल जो है वो सबमिट करने चाह रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी की लिस्ट पे स्टाफ मेंबर्स में जाके देखें कि कौन सा ऐसा एक्सपर्ट इंडिविजुअल है जो कि आपकी उस पर्टिकुलर डोमेन में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। अब आप अगर आप उस ऐसे प्रोफेसर को, ऐसे जो है ट्यूटर को अगर आप अपना प्रपोजल सेंड करेंगे, दे माइट बी मोर इंटरेस्टेड इन योर प्रपोजल दैन अदर पीपल। ठीक है, अगर मेरे पास टाइम नहीं होगा, अगर मैंने उस प्रपोजल को देखा है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं इसको मैं किसी और को भी सेंड नहीं करूँगी, इसलिए कि आई एम सो बिजी। वी ऑल एकेडमिक्स आर ऑलवेज बिजी इन लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैं आउट ऑफ जिसे कह सकते हैं कि काइंडनेस, मतलब फॉर द सेक ऑफ, मतलब वो उस स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए मैं उसको किसी और को भेज तो देती हूँ, लेकिन नॉट ऑल द ट्यूटर्स थ्रू दिस। अगर वो प्रपोजल उनकी इंटरेस्ट से अलाइन नहीं कर रहा, तो वो उसका शायद ईमेल का भी रिप्लाई ना करें। तो आप अपनी एफर्ट को इस तरह से वेस्ट होने से बचाएं कि पहले आप अपनी रिसर्च को करें। आप देखें कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जहां पर आप अपना प्रपोजल सबमिट करने के लिए जा रहे हैं, हु आर द एक्सपर्टीज, आप डायरेक्टली उनको अपना प्रपोजल भेजें कि वुड यू बी इंटरेस्टेड टू सुपरवाइज मी इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो वो जाहिर सी बात है, जो ऑलरेडी इस डोमेन में काम कर रहे हैं वो क्यों इंटरेस्टेड नहीं होगा। अगर आपका प्रपोजल जिसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रपोजल है, वो इंडस्ट्री की नीड को भी फुलफिल कर रहा है, उसमें कोई इम्पैक्ट भी है उसके अंदर, और वो जब आप उसका सुपरवाइज़र या वो जो ट्यूटर है वो उसको पढ़ रहा होगा, दे विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट योर रिसर्च वर्क, तो वो आपको ज़रूर डेफिनेटली कॉल करेगा। तो आपने अपना प्रपोजल जो है वो राइट एकेडमिक को भेजना है। आपने ये मेजर मिस्टेक जो है नहीं करनी कि दैट यू आर रैंडमली सेंडिंग योर प्रपोजल टू डिफरेंट मेंबर्स ऑफ स्टाफ इन एनी यूनिवर्सिटी। इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो ये इस मिस्टेक से भी आपने बचना है। फोर्थ मेजर मिस्टेक है वो ये है कि यू आर सेंडिंग और यू आर अप्लाइंग फॉर अ रॉन्ग काइंड ऑफ स्कॉलरशिप। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप होते हैं। कुछ स्कॉलरशिप ऐसे होते हैं वेयर ओनली द होम एंड यूरोपियन स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं वेयर यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो कोई भी आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रीड नहीं करेगा। तो यू हैव टू स्पेंड सम टाइम टू अंडरस्टैंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कॉलरशिप जहां आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखना है कि मी बीइंग एन इंटरनेशनल पर्सन कैन आई अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप, इफ़ यस देन व्हाट आर द क्राइटेरियाज, मेरे पास क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। अगर आप एक रॉन्ग काइंड ऑफ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो चांसेस आर नो वन इज गोइंग टू रिप्लाई फॉर योर ईमेल। अगर आप ही बॉदर नहीं कर रहे कि आप स्कॉलरशिप की डोमेन को जाके पढ़ें कि क्या उसका क्राइटेरिया, तो वो जो पढ़ रहा है वो क्यों बॉदर करेगा कि वो आपको कॉन्टैक्ट करके बताया कि यू हैव सबमिटेड इन अ रॉन्ग स्कॉलरशिप टाइप ऑफ स्कॉलरशिप। आउट ऑफ काइंडनेस हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ बता भी दें, लेकिन मोस्टली ऐसी जो एप्लीकेशंस होती हैं दे गो टू द डस्टबिन। तो वो आपने इस चीज़ से अगर आप बचना चाहते हैं, देन यू शुड हैव योर ओन रिसर्च डन बिफोर अप्लाइंग फॉर अ
पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्कॉलरशिप, उसमें आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, आपने ये चेक करना है कि क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप उनको फुलफिल कर रहे हैं, देन गो अहेड एंड डू नॉट लेट योर एफर्ट्स गो वेस्ट एंड अप्लाई ओनली दो स्कॉलरशिप वेयर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये वो 4 ऐसी मेजर मिस्टेक्स थी जो कि स्टूडेंट्स बहुत रैंडमली कर रहे होते हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेडली ऐसा होता है और बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अगर इन मिस्टेक्स को नहीं करेंगे, विच मीन्स दैट यू आर अप्लाइंग फॉर द राइट पोजीशन टू द राइट academic and to the right category of the scholarship, तो chances are in this way you will increase your chances to get at least the interview call for your scholarship position। इसके अलावा अगर आपको मुझसे कुछ भी और क्वेश्चन पूछना हो कि हाउ यू शुड बी राइटिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल, आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपका जो आपने मुझसे पूछना हो, प्लीज़ गेट बैक टू मी, राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो ईमेल अस एट contact@kavlogicservices.com, जहाँ पर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा आपकी ईमेल्स का। तो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।